ऑल राइट, सो हेलो क्लास 11th, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हो, स्वस्थ मस्त आनंदित हो। तो लास्ट राउंड में बेटा हम लोग ड्यू पढ़ रहे थे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका दूसरा नाम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी होता है, बट मैं इसको हमेशा ड्यू लिखता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपके लिए ड्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बट उसके पहले मैं ड्यू का छोटा सा रिकैप दिए देता हूँ। रिकैप क्या है कि ड्यू का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, ड्यू इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n बाई 2, ठीक है। ये ड्यू का फॉर्मूला था। अब आपको पता है C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ये क्या है, मोनोवैलेंट एटम। ध्यान से समझना सर, ये मोनोवैलेंट एटम क्या होता है, ऐसे एटम जिसकी वैलेंसी 1 है उनको कहते हैं मोनोवैलेंट एटम। कोई डाउट, कोई समस्या? अब आओ देखो, N क्या है, ट्राईवैलेंट एटम। कोई दिक्कत? N क्या है, ट्राईवैलेंट एटम, यानी कि कितने ट्राईवैलेंट एटम प्रेजेंट हैं। अब सर ट्राईवैलेंट एटम क्या हुआ, ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 3 है। अच्छा, जिसकी वैलेंसी 1 है वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। जिसकी वैलेंसी 2 है वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 2 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जिसकी वैलेंसी 3 है वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 3 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो, डाईवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 2 हो, और ट्राईवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 3 हो। तो आई होप कि ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, आपको ये फॉर्मूला क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। इन्हीं फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, इसका क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 का ड्यू निकालना है। क्या निकालना है, ड्यू निकालना है। तो ड्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चा, 2 कार्बन है क्या, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भाई, सर 2 कार्बन है क्या, बिल्कुल है बेटा 2 कार्बन, 2 प्लस ऑफ 1, ठीक है। उसके बाद माइनस हाइड्रोजन कितने इसके पास कितने हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे इसके पास 5 हाइड्रोजन है, चलो 5 हाइड्रोजन हो गया। अब फिर मैं पूछता हूं उसके पास नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम X कितने हैं, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे एक मोनोवैलेंट एटम है Br, एक मोनोवैलेंट एटम है Br। सर आपको कैसे पता Br एक मोनोवैलेंट एटम है, मैंने आपको एक बात पढ़ा रखा है ना कि जो ब्रोमीन है वो 17th ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब ब्रोमीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन। ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं ना, ये डॉट इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो डॉट मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, ये डॉट इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन है। ब्रोमीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ध्यान से समझो, आगे ध्यान से समझो। अब मुझे बताओ कि ये लास्ट शेल में ब्रोमीन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ब्रोमीन क्या करने की कोशिश करेगा, अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की करने की कोशिश करेगा। ब्रोमीन अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अब मुझे ये बताना आप कि ब्रोमीन अपने लास्ट शेल में, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है। इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 3 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या किसी एक दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना ले, या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड बना ले, है ना। यानी कि ब्रोमीन के केस में अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है या बॉन्ड बनाता है, तो उस केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, सर 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ब्रोमीन क्या हो गया, मोनोवैलेंट एटम। क्या हो गया, मोनोवैलेंट एटम। समझ रहे बात को, ब्रोमीन क्या हो गया। इसे बहुत बेसिक सी बातें बता रहा हूं बेटा, समय के साथ आप लोग बहुत आराम से समझ जाओगे। अभी के लिए आप हमेशा एक बात ध्यान देना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या होते हैं बच्चा, मोनोवैलेंट एटम है। क्या है, ये सभी मोनोवैलेंट एटम है। सर याद कैसे करना है इनको, फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे याद करना है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक बात है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो मोनोवैलेंट एटम में ज्यादातर केस यही आएंगे। मोनोवैलेंट एटम में आपके ज्यादातर केस यही आएंगे। चलो आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना था, 5 प्लस यहां पे फिर क्या है फॉर्मूले में, 5 प्लस एक्स। एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। यहां पे कितने मोनोवैलेंट एटम है, सर 1 मोनोवैलेंट एटम है। माइनस एन, एन क्या है, नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम। ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 3 है वो होते हैं ट्राईवैलेंट एटम। अब मुझे ये बताओ कि इस फॉर्मूले में कितने ट्राईवैलेंट एटम है, सर 1 भी नहीं है। इस फॉर्मूले में कितने ऐसे एटम हैं जिनकी वैलेंसी 3 है, सर 1 भी नहीं है।
तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, जीरो। ट्राइवेलेंट एक भी नहीं है ना, तो वहां पे लिख देंगे जीरो। क्या लिख देंगे बेटा, जीरो। चलो बहुत अच्छी बात है। अपॉन में 2, अपॉन में 2। अब ध्यान से समझो, ये कितना होगा डी उसका, इसका डी कितना हो गया 2 + 1 3 माइनस 5 + 1 6 बाई 2। अब ये 2 3 6 कितना हो गया, कितना हो गया 3 माइनस 3। डी कितना हो गया 3 माइनस 3, यानी कि डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा, जीरो। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, डी कैसे निकालते हैं? पक्की बात, मान लो क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी इसको नोट कर लो, जल्दी करो। तो चलो बेटा, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग की बारी है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। पेन कॉपी उठाओ, खुद करते जाओ, उसके बाद टैली करते रहो। यहाँ पे सही है कि गलत, आओ ध्यान से देखो। सर इसका भी क्या निकालना है, ड्यू निकालना है, निकालते हैं भैया। ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, C+1। C मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1। कितने हैं कार्बन यहाँ पे, सर यहाँ पे तो है 2 कार्बन। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, तो हो गया 2 + 1। इसमें कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, माइनस H। H मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कितने हैं हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, अब बोलोगे यहाँ पे है सर 6 हाइड्रोजन। कितने हैं हाइड्रोजन, 6। 6 + X कितने हैं, X मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। कितने मोनोवैलेंट हैं, तो आप बोलोगे कि सर अभी आपने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी मोनोवैलेंट होते हैं, तो यहाँ पे तो एक ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितने मोनोवैलेंट एटम है, 1 मोनोवैलेंट एटम है। फिर -n होता था, क्या होता था, -n होता था। कितने n है यहाँ पे, सर एक n है। n मतलब नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम। तो यहाँ पे कितने ट्राइवैलेंट एटम है, सर सिर्फ और सिर्फ एक है। मैं पूछा कैसे, तो आप बोलोगे कि सर इस फॉर्मूले में इकलौता नाइट्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 3 होती है। मैं बोला समझ तो गए बच्चा, समझ तो गए आप लोग। चलो डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2 + 1 3 माइनस 6 + 1 7 7 माइनस 1 6 बाई 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या? 6 + 1 7 7 माइनस 1 6 6 बाई 2। ये क्या हो गया, फिर से 3 हो गया, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 3 - 3 बराबर 0। यानी कि इस केस में भी डी क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, डी 0 आ गया। मतलब डी कैसे कैलकुलेट आउट करना है, आप बढ़िया से समझ गए। ये फॉर्मूला कभी भी गलत डी की वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, पक्का समझ में आया आपको? अच्छा था। तो डी का भी हो गया यहाँ पे रिवीजन। अब हम लोग इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग पढ़ लेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डी और फिर फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। जल्दी नोट डाउन करो बेटा। ठीक है बेटा, तो देखो आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। क्या है कि ये कुछ नोट पॉइंट है, आपको इन्हें कॉपी में एज इट इज नोट कर लेना है। कई बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, कई लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है। एटीट्यूड दोनों सेम रखना। जिसको समझ में आ रहा है वो बहुत फास्ट नहीं भागेगा, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पैनिक नहीं होगा। मेरा काम है समझाना, एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग बस इस पर ध्यान देना। सर समझाना क्या चाहते हो, क्लास 10th में आप लोगों ने इतना तो पढ़ लिया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है 3 पार्ट्स में है, एक अल्केन, एक अल्कीन, एक अल्काइन। हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट्स में अलग डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक होता है अल्केन, दूसरा होता है अल्कीन और तीसरा होता है अल्काइन। इसमें कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? सर इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अब समझो कि अगर हम लोग अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें, अल्केन जो है उसमें से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा दें तो हमें क्या मिलता है, अल्काइल ग्रुप। सर ये सब क्यों करा रहे हो? अरे हम लोग को नॉमेनक्लेचर पढ़ना है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखना है यही पढ़ना है ना। सर बिल्कुल यही पढ़ना है, तो उसके लिए इसका जरूरी काम है, उसमें ये सब काम आएगा। ठीक है, तो मैं बेस तैयार कर रहा हूँ। आपका क्या कर रहा हूँ, बेस तैयार कर रहा हूँ। अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप। सिमिलरली अच्छा देखो, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता था, CnH2n+2, यही होता था ना। सर बिल्कुल यही होता था। इसमें तो मैंने एक हाइड्रोजन हटाया तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1। ठीक बात है, ठीक बात है। यानी कि जो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ये होता है, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगला बात देखो, अगला बात देखो, एग्जाम्पल में CH4 क्या है,
मीथेन है, मीथेन एक टाइप का अल्केन है कि नहीं? मीथेन एक टाइप का अल्केन है कि नहीं? सर बिल्कुल है, लेकिन आपको कैसे पता है? तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वो अल्केन की कैटेगरी में जाएगा। मीथेन क्या है? CH4, CH4 का स्ट्रक्चर कुछ यही होता है, बताओ यही होता है, बताओ सर बिल्कुल यही होता है। क्या सारे बॉन्ड सिंगल हैं कि नहीं? सर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो क्या हुआ? अल्केन हो गया। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है तो हम लोग इसको बोलते हैं मीथेन। अब मीथेन थोड़ा सा स्पेशल बंदा है, इसके बारे में हम लोग हाइड्रोकार्बन में और अधिक पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आया आपको? तो सिमिलरली देखो, ये था मीथेन, मीथेन था, मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, क्या बचा? CH3, तो CH3 को क्या बोलेंगे? मिथाइल। मीथेन एक टाइप का अल्केन था, अल्केन में से हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा अल्काइल ग्रुप। मीथेन अल्केन है ना एक टाइप का? सर बिल्कुल। तो मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन माइनस किया तो हमें क्या मिला? मिथाइल। अच्छा, इथेन होता, इथेन में से एक हाइड्रोजन को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? इथाइल। प्रोपेन होता, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? प्रोपाइल। ब्यूटेन होता, ब्यूटेन में से आप अगर एक हाइड्रोजन को माइनस करते हो तो क्या मिलेगा? ब्यूटाइल। अल्केन क्या हो गया? जनरल टर्म, यानी कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन गया तो हमें जो नया टर्म मिलेगा वो होगा अल्काइल, ठीक है? पक्का? कोई समस्या, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ? कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो सर अल्केन के लिए तो बता दिया, व्हाट अबाउट अल्कीन? अल्कीन का क्या सर? उसको छोड़ दें? छोड़ना नहीं है भाई, तोड़ना है, छोड़ना नहीं है। क्या है अल्कीन में? अल्कीन में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो हमें नया कंपाउंड मिलेगा, जो हमें नया मॉलिक्यूल मिलेगा, उसका नाम होगा अल्किनाइल। क्या होगा? उसका जनरल नाम क्या होगा? अल्किनाइल। क्या होगा जनरल नाम? अल्किनाइल। एग्जांपल में C2H4 क्या है? इथीन है। क्या है ये? इथीन है। इथीन में से मैंने एक हाइड्रोजन को किया माइनस, इथीन में से मैंने एक हाइड्रोजन को किया माइनस, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? C2H3। इथीन है ना? C2H4 इथीन है ना? अरे भाई C2H4, C डबल बॉन्ड C H H H H, ये स्ट्रक्चर होता है। बनाने सिखाया था, सारे फॉर्मूले पढ़ा चुका हूं, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। नहीं बना पा रहे हो तो मैं कैमरे के अंदर घुस के पीटूंगा, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग। बताओ, इथीन का फार्मूला यही होता है ना? सर बिल्कुल यही होता है। अब इथीन में से मैंने एक हाइड्रोजन को माइनस किया, इथीन में से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, माइनस किया मतलब हटा दिया। यहाँ पे मान लो ये हाइड्रोजन लगा था, मैंने इसमें एक एनर्जी दी, मैं इसको हीट किया और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया और ये हाइड्रोजन परलोक से हार गया, छोड़ के चला गया मॉलिक्यूल को। क्या बचा? क्या बचा? C2H3 बचा ना? तो इस C2H3 का जनरल नाम क्या होगा? इथिनाइल। क्या होगा? इथिनाइल। कोई दिक्कत? पक्की बात? अल्कीन में से एक हाइड्रोजन जाता है तो अल्किनाइल बनता है। सिमिलरली इथीन एक टाइप का अल्कीन हो गया, तो इथीन में से एक हाइड्रोजन गया तो इथिनाइल। अच्छा, प्रोपीन में से एक हाइड्रोजन जाता तो प्रोपिनाइल, ब्यूटीन में से एक हाइड्रोजन जाता तो ब्यूटिनाइल, पेंटीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दो तो पेंटिनाइल। कोई समस्या? पक्का? आगे बढ़े। अब आओ अल्काइंस पे आते हैं। किस पे आते हैं? अल्काइंस पे आते हैं। अब अल्काइन में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, अब हम लोग अगर अल्काइन में से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो जो नया बंदा बन के तैयार होगा उसका नाम होगा अल्काइनाइल। क्या होगा? अल्काइनाइल। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे इथाइन है, क्या है ये? क्या है? C2H2, C2H2। देखो C ट्रिपल बॉन्ड C H H, इसमें से मान लो मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, इसमें से मान लो मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? C2H2 था ना? इथाइन। अब इस इथाइन में से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, इस इथाइन में से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो ये कंपाउंड बना। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथाइनाइल। बस देखो, ध्यान दो, यहां पे क्या हुआ था? लास्ट में YL जुड़ गया था, बाकी सब चीज सेम है। लास्ट में YL जुड़ गया, बाकी हर जगह सेम है। YL जुड़ गया, बाकी जगह सेम है। अल्काइन था ना, तो ई हटा दो, YL जोड़ दो। समझ गया बात को? यहाँ पे इथीन था ना, कहाँ पे गया? सॉरी, यहाँ पे अल्कीन था ना, यहाँ पे अल्कीन था ना, ई हटाओ, YL जोड़ दो। यानी कि आप देखते आ रहे हो कि सबके लास्ट में YL जुड़ता जा रहा है, बाकी सारे टर्म सेम रह जा रहे हैं। समझ पा रहे बात को? तो आप समझ चुके होंगे कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में से, चाहे वो अल्कीन हो, चाहे वो अल्काइन हो, चाहे वो अल्केन हो, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करते हैं
तो जो उसका नया जनरल नाम बनता है वो किस तरह से बनता है, क्या होता है, इस बात को आप लोग समझ गए। पक्का एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस किया, क्या मिला, अल्काइल। एग्जाम्पल, मीथेन में से एक H माइनस किया हम लोगों ने, क्या मिला, मिथाइल। अल्कीन में से एक H माइनस करोगे क्या मिलेगा, अल्कीनाइल। क्या मिलेगा, अल्कीनाइल। एग्जाम्पल, इथीन था, इथीन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, क्या बना, इथीनाइल। इथीन था ना, इस ई को हटाओ, वाई जोड़ो, खत्म। आगे देखो, अल्काइन था, अल्काइन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, क्या बना, अल्काइनाइल। क्या करना है, ये इथाइन है ना, ये इथाइन है ना, ETHYNE इथाइन है ना, ई हटाओ, YL जोड़ो, खत्म का, इथाइनाइल। कैसे बनाना है समझ गए आप लोग, कोई समस्या है यहाँ पे? तो अगर यहाँ पे कोई समस्या नहीं है बच्चा तो उसको नोट डाउन करो। फिर हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यू पढ़ते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद सीधे नॉमेनक्लेचर पे एंट्री करते हैं। तो जल्दी नोट डाउन करो बेटा, पूरे डेडिकेशन से, पूरे मोटिवेशन से जल्दी नोट डाउन करो। तो चलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि पिछले कॉन्सेप्ट को आप सभी ने लिख लिया होगा। रिवीजन करते जाओ, एकदम मक्खन की तरह IUPAC नॉमेनक्लेचर खत्म करूंगा, और यहीं तक नहीं, एडवांस के ऊपर लेवल पढ़ लेंगे हम लोग, पूरा खत्म। ठीक, तो आओ देखो, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। सर क्या है ये अगला टॉपिक? हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। बट सर ये है क्या नेक्स्ट टॉपिक? बेटा पढ़ना है हमको सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यू। ड्यू कैसे निकालते हैं समझ गए हम लोग, लेकिन निकाल ही क्यों रहे हैं सर, ये बात तो पता होनी चाहिए। ड्यू कैसे निकालते हैं ये बात तो पता चल गया, लेकिन निकाल क्यों रहे हैं? तो बेटा ड्यू को निकालने का जो सबसे मेन मोटिव था, जिसकी वजह से ड्यू को लाया गया, ड्यू को निकालना सिखाया जा रहा है आप लोगों को, ताकि हम लोग कंपाउंड में अनसैचुरेशन को पता कर सकें। मतलब सर, मतलब ये पहले हेडिंग डालो, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यू। मतलब ये कि अगर ड्यू आपका जीरो है, अगर ड्यू आपका जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका दो मतलब हुआ, इसके पास पाई बॉन्ड, मॉलिक्यूल के पास पाई बॉन्ड नहीं है, मॉलिक्यूल के पास रिंग ये भी नहीं है। सर आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? याद करो, मैंने आपको ड्यू का एक फॉर्मूला लिखवाया था, ड्यू का एक फॉर्मूला लिखवाया था। वो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। सुन आया बात? लिखवाया था ना? हाँ तो लिखवाया था। तो इससे क्या बोलना चाहते हो? तो बेटा इस फॉर्मूले को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले पे अगर हम लोग गौर फरमाएं, इस फॉर्मूले के नतीजे को अगर हम लोग समझने के का प्रयत्न करें, तो हमें क्या समझ में आएगा? हमें समझ में ये आएगा कि कहीं ना कहीं ड्यू में यही तो बता रहा है कि मॉलिक्यूल के पास कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने रिंग हैं, है कि नहीं? सर बिल्कुल। यानी कि अगर ड्यू की वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मॉलिक्यूल के पास न तो पाई बॉन्ड है न तो रिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यू का पहला पॉइंट क्या है कि अगर ड्यू जीरो है, इसका मतलब मॉलिक्यूल के पास नहीं कोई पाई बॉन्ड है और नहीं तो कोई रिंग है। कोई डाउट? पक्का। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है? अगर ड्यू इक्वल टू आ जाए 1, अगर ड्यू इक्वल टू आ जाए 1, ड्यू नेगेटिव में नहीं आएगा, अगर ड्यू इक्वल टू आ जाए 1, इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है सर? आओ समझते हैं इसका क्या मतलब है। अगर ड्यू इक्वल टू 1 आता है तो दो केसेस हैं, दो केसेस हैं। या तो एक पाई बॉन्ड हो, या तो एक पाई बॉन्ड हो, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या हो गया? या तो एक रिंग हो। क्यों? अगर पाई बॉन्ड नहीं है, रिंग है, तब मान लो यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 है और नंबर ऑफ रिंग 1 है, तो ड्यू कितना होगा? 0 + 1 = 1। समझ पा रहे बात को? यानी कि अगर ड्यू की वैल्यू 1 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल के पास या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है और या तो एक रिंग हो सकता है। कोई समस्या? अच्छा, ड्यू की वैल्यू अगर 2 है, तीसरा पॉइंट, अगर ड्यू की वैल्यू कितनी है? 2 है, इसका मतलब 3 केसेस हैं। या तो 2 पाई, या तो मॉलिक्यूल के पास 2 पाई हैं, या मॉलिक्यूल के पास 2 रिंग हैं, या तो मॉलिक्यूल के पास एक पाई बॉन्ड है प्लस 1 रिंग है। क्या ये बात भी क्लियर है? यही 3 केस निकल के आएंगे। अगर ड्यू की वैल्यू 2 है, इसका मतलब या तो मॉलिक्यूल के पास दोनों पाई बॉन्ड हो, या तो मॉलिक्यूल के पास दोनों रिंग हो, या मॉलिक्यूल के पास एक पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग हो।
इन्हीं तीनों केस में डी यू की वैल्यू 2 आ सकती है ना, बोलो। तो क्या डी यू को हम लोग देख के एक अंदाजा नहीं लगा ले रहे हैं कि कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, कितने रिंग हो सकते हैं? अब डी यू का एक्चुअल यूज कहां पड़ेगा? आइसोमेरिज्म में। जब मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूंगा वहां पे डी यू का बहुत अधिक यूज पड़ेगा। समझ पा रहे हो सर? क्यों पड़ेगा? वहां पे आइसोमेरिज्म में हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ही तो बना रहे होंगे, तो हमें यह पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अब कई बार जनरल फार्मूला दिया ही नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया, मॉलिक्यूल में 3-4 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो डी यू के हेल्प से हम लोग ये समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल के पास कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, कितने रिंग हो सकते हैं। और जैसे ही ये बात समझ में आई कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, कितने रिंग हो सकते हैं, हम लोग खटाक 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 जल्दी जल्दी उसके सारे पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो डी यू का क्या रोल है समझ में आया? अगर मान लो डी यू यहीं पे हो जाए 4, सॉरी डी यू अगर यहीं पे हो जाए 3, इस केस में क्या चांसेस है? इस केस में क्या चांसेस है कि या तो इसके पास 3 पाई बॉन्ड हो, या तो इसके पास 3 रिंग हो। अगर 3 पाई बॉन्ड है तब भी डी यू 3 होगा, अगर 3 रिंग है तब भी डी यू 3 होगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि इसके पास 1 पाई हो जाए प्लस 2 रिंग हो जाए, तब भी डी यू, अगर 1 पाई बॉन्ड होता है 2 रिंग होता है, इस केस में भी डी यू 3 होगा। अगला केस क्या हो सकता है कि सर रिंग तो 1 हो जाए प्लस पाई कितना हो जाए? 2 पाई हो जाए, तब भी डी यू क्या होगा? 3 होगा। समझ पा रहे हो? तो डी यू की हेल्प से कहीं ना कहीं हम ये इमेजिनेशन कर लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी अटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर एक प्रिडिक्शन हो जाती है हमारे दिमाग में कि कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, कितने रिंग हो सकते हैं। ठीक है, कब काम आती है? ज्यादातर केस में तब काम आएगी जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा। पक्का? क्या ये प्रॉपर सिग्निफिकेंस ऑफ डी यू वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है कि नहीं है? अब ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर आसान है, लेकिन क्वेश्चन क्या इतना आसान आएगा? ये तो मूर्ख बनाने वाली बात हो गई कि पेपर में तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बेटा मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा भी कहां रहा हूं? मैं तो आपको ये सब इसलिए पढ़ाया ताकि आप स्ट्रक्चर में थोड़े से कंफर्ट जोन में चले जाओ। मैं जब आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कराऊंगा तो वहां पे मेरे को स्ट्रक्चर से ही डील करनी होगी, तो मैं आपको स्ट्रक्चर से कंफर्ट जोन में लाने के लिए अभी के अभी डीयू पढ़ा दिया, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के साथ, बॉन्ड लाइन नोटेशन के साथ आप थोड़े से फिमिलियर हो गए। क्यों? मेरा काम तो बस यही करना था। अब बाकी आइसोमेरिज्म में इस पे आइसोमेरिज्म में दोबारा मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी डीयू। मैं बोलूंगा, अब देखो नॉमेनक्लेचर के 9वें लेक्चर में मैंने डीयू पढ़ाया था आपको, फॉर्मूला रिवाइज करके आ जाओ इधर। आप तुरंत कॉपी खोलोगे, तुरंत रिवाइज करोगे और वहां पे फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। एग्जैक्ट डीयू से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेंस में, एडवांस में, बोर्ड में, कहीं भी। ये आपको आपके स्कूल में तो इसका नामो निशान में नहीं होगा। ये आपसे मेंस वगैरह में, नीट में ऐसा नहीं पूछेगा कि बताओ इस मॉलिक्यूल का डीयू कितना है ना। ये इनडायरेक्ट तरीके से इसका यूज लगेगा। जैसे कई लोग जो 12th पास हैं वो बात को रिलेट कर सकते हैं कि आप मेंस एडवांस का पेपर जब देते हो तो ट्रिग्नोमेट्री से 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं मैथ्स में, मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट, लेकिन कैलकुलस में भर के ट्रिग्नोमेट्री दे देगा। है चैप्टर इंटीग्रेशन, लेकिन वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज पड़ रहा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा है क्वेश्चन बनाने वाला, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से। सेम चीज यही है डीयू कि आइसोमेरिज्म में इसका यूज पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से। वो आपसे डाइस्टेरियोमर पूछेगा, वो आपसे नंबर ऑफ आइसोमेरिक स्ट्रक्चर पूछेगा, काम देगा ये जल्दी करने में थोड़ा सा। ठीक बात है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डीयू आपको समझ में आया? आई होप कि सबको समझ में आया होगा। तो आप जल्दी से इसको नोट करो। फिर हम लोग एंट्री करते हैं फंक्शनल ग्रुप पे, फंक्शनल ग्रुप को खत्म करते हैं। फिर क्या करना शुरू करते हैं? हम लोग शुरू करते हैं नामकरण करना, नॉमेनक्लेचर। जल्दी करो। चलो बेटा लोग, तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ डीयू समझ गए, अगला टॉपिक क्या पढ़ना है? फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है अब समझो। अब आप नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट में एंटर कर चुके हो। इसके पहले
बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उन सब चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया। और जिन बंदों ने MS चौहान के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो मैंने ग्रुप में भेजे थे, जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो उनको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी कि सर ये 8-10 लेक्चर क्यों लिए थे आप, ताकि फिर जब आप कोई थर्ड बुक करने चले जाओ तो ये ना बोलो कि सर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, मेरा 10वीं वीक था, मेरा ये था। मैं क्लास 9th लेवल से स्टार्ट किया था नॉमेनक्लेचर पढ़ाना, और अब हम लोग कोर नॉमेनक्लेचर में एंटर करने जा रहे हैं। तो कोर नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा फंक्शन ग्रुप क्या है। किसी भी चीज का नाम तो हम लोग तब लिख पाएंगे ना जब को ये पता चल जाए कि उसमें प्रेजेंट चीजें कौन कौन सी हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्या बला है, क्यों पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है, सब समझते हैं, सब समझते हैं। देखो अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में की कैटेगरी देते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, समझ पा रहे हो बात को, ईस्टर हो गया। तो ये सभी क्या है, एक तरह से फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या बला गई सर, फंक्शनल ग्रुप बता नहीं रहे हो, ऑर्गेनिक यहाँ वहाँ 4 जगह चले जा रहे हो। बेटा फंक्शनल ग्रुप बेसिकली ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर दें। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं, क्या C2H6, क्या है ये, तो एक बच्चा बोलेगा CnH2n+2, बोलेगा कि इससे अगर हम लोग अल्केन के जनरल फार्मूले से कंपेयर कर दें इसे, अगर हम लोग अल्केन के जनरल फार्मूले से कंपेयर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, n=2 मिलेगा। इसका मतलब C n की जगह पे क्या रख दिया 2 प्लस H 2 और n की जगह पे फिर से क्या रख दिया 2 × 2 + 2, यानी क्या आ गया C2H6। अच्छा मैं तुमसे बोल रहा हूं कि क्या है ये और तुम मेरे को ये बता रहे हो, तो बच्चा बोलेगा कि सर यही तो बता रहा हूं कि ये एक टाइप का अल्केन है जिसके पास 2 कार्बन प्रेजेंट है। मैं बोला कि हाँ, अभी ठीक बोले, नाम क्या होगा इसका, तो बोलेगा कि सर देखो 10वीं में हम लोगों ने नाम करने सीख लिया था, लेकिन आप अपने बात से मुकर रहे हो। आपने बोला था बेसिक से पढ़ाओगे, तो मैं नाम बीच लगे पूछने, आपने बोला था कि पढ़ाओगे बेसिक से और नाम लगे अभी से पूछने। मैं बोला बेटा बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर तुझे पता है तो बता दे। तो बोलेगा सर यह इथेन। मैं बोला इथेन क्यों है, तो बोला कि सर देखो ये एक टाइप का अल्केन है, और अल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, उसके सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, तो लास्ट में हम लोग एन लगा देंगे, 2 कार्बन है तो इथ, बाकी लास्ट में एन लगा दिया। चलो छोड़ो इस सारी बातों को छोड़ो। कहने का मोटा मतलब ये था कि यह है क्या, ये एक टाइप का अल्केन है, एक टाइप का अल्केन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस अल्केन में से मैंने एक H हटाया, इस एक अल्केन में से मैंने एक H को रिप्लेस कर दिया, एक H को क्या कर दिया, हटा दिया, और वहां पे क्या लगाया, एक H को हटाया और OH ग्रुप को ऐड किया। यानी कि इस कंपाउंड में मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल में मैंने क्या किया, एक H को हटा रहा हूं और एक OH ग्रुप को ऐड कर रहा हूं, यानी कि H को OH ग्रुप से रिप्लेस कर रहा हूं। तो क्या बनेगा, जो स्ट्रक्चर होगा, जो नया मॉलिक्यूल बनकर तैयार होगा, वो क्या होगा, C2H5OH। क्या नया मॉलिक्यूल यही बनेगा, जो नया मॉलिक्यूल बनेगा, एक H को हम लोगों ने रिमूव किया और एक OH ग्रुप को ऐड किया, तो जो नया मॉलिक्यूल बनकर तैयार हुआ, क्या वो यही होगा, हाँ या ना बोलो, यही होगा क्या वो, हाँ या ना बोलो भाई, बोलो सर बिल्कुल यही होगा। अब देखो ये OH है क्या बेटा, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूं, सारे फंक्शनल ग्रुप यहां पे लिखवाऊंगा, बट जिसको पता है वैलेंट ग्रुप। ये OH क्या है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा, मॉलिक्यूल को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्कोहल की प्रॉपर्टी दे देगा। यानी कि ये क्या था, यहां पे ये था हाइड्रोकार्बन, यहां पे क्या था, ये हाइड्रोकार्बन, इसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी थी, लेकिन OH ग्रुप के ऐड होने की वजह से ये क्या बन गया, अल्कोहल। बोलो हाँ या ना।
बोलो हाँ या ना। तो मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, इसकी जो प्रॉपर्टी थी, इसकी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल अलग होगी कि नहीं? सर बिल्कुल अलग होगी। लेकिन अलग क्यों हुई? क्योंकि यहां पे इस OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया। इस OH ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से इस अल्कोहल, इस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी बदल गई और अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्या फंक्शनल ग्रुप की फील आई? फंक्शनल ग्रुप बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होता है जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को बदल के रख दे। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक ऐसा ग्रुप है जो मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को ही बदल के रख दे। ठीक है, समझ गया बात को? पक्का क्लियर है? तो ये किया क्या है OH? इस हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टी थी उसको बदल के अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, है ना? यानी और अच्छे से बोलो सर, और अच्छे से बोलना चाहूं तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी इंटायर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को चेंज करने का हौसला रखते हो। समझ गए बात को? पक्का? पक्का? तो चलो सबसे पहले आप इन सभी चीजों को लिखो, फिर मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं कि फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या लिखना है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप हमें याद करना है। ठीक है, समझ में आया? एक एग्जांपल और ले लो, अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो एक एग्जांपल और ले लो। जैसे ये था हमारे पास CH4, मैंने क्या किया, इस CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाया। क्या किया? एक हाइड्रोजन हटाया और वहां पे COOH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि CH4 में मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को COOH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। सर ये COOH होता क्या है? स्ट्रक्चर ऐसा है, COOH का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे बात को? सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो जैसे यहां से एक H हटेगा, क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? एसिड बन गया। पहले ये मार्थ गैस था, मीथेन था, नॉर्मल था, हाइड्रोकार्बन था, लेकिन COOH ग्रुप के लगने की वजह से अब क्या बन गया? एसिटिक एसिड। क्या बन गया? एसिटिक एसिड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या यहां से यहां इसकी प्रॉपर्टी नहीं बदल गई? यहां से यहां इसकी प्रॉपर्टी नहीं बदल गई? बोलो, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव करने में इसकी प्रॉपर्टी नहीं बदल गई? सर बिल्कुल बदल गई। किसकी वजह से बदली प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी किसकी वजह से बदली भाई? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो COOH ग्रुप है इसकी वजह से पूरी प्रॉपर्टी बदल गई। अच्छा, इसका मतलब ये जो COOH ग्रुप है ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है ये आपको क्लियर वे में समझ में आया? ऐसा ग्रुप जो मॉलिक्यूल की पुरानी प्रॉपर्टी को टोटली बदल देने का क्षमता रखता है, उन ग्रुप को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहले आप इन सभी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लो, इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लो, फिर मैं इसके डेफिनेशन पे आता हूं। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ रहे थे? फंक्शनल ग्रुप। अब मैंने आपको बोला था कि पहले आप उन स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लो, उन फॉर्मूलेस को नोट डाउन कर लो, उन तरीकों को नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको उसका डेफिनेशन बता देता हूं, है ना? तो आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम लोग डेफिनेशन को करना शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन लिखो, है ना? बोर्ड पे जगह नहीं है तो आप लोग डेफिनेशन लिखो। मैं मुंह से बोलता हूं, आप लोग डेफिनेशन लिखो। ठीक है, लिखो। फंक्शनल ग्रुप आर द एटम्स। फंक्शनल ग्रुप आर द एटम्स। जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं लगना चाहिए। जितना फास्ट लिख सकते हो उतना फास्ट लिखो। फंक्शनल ग्रुप आर द एटम्स और फंक्शनल ग्रुप आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप आर द एटम और ग्रुप ऑफ एटम which will decide or which will determine functional group is the atom or group of atom which will determine the entire property of the molecule, which will determine the entire property of the molecule, है ना? है ना? फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है ना? जैसे क्या था कि हम लोगों ने मीथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटाया था, COOH ग्रुप को लगा दिया था, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को लगा दिया था, और जो नया बंदा बनकर तैयार हुआ था वो क्या था? एसिड था। अब क्योंकि वो एसिड था
एसिड ग्रुप लगाने की वजह से जो नया बंदा बन के तैयार हुआ वो क्या था, एसिड था। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस मॉलिक्यूल से अटैच होता है उसकी प्रॉपर्टी अपने जैसी कर देता है। हाँ या ना बोलो। C2H6 था ना, C2H6 था ना एग्जांपल में, देखो कॉपी में देखो C2H6 था ना, हाँ तो C2H6 था। एक हाइड्रोजन को मैंने हटाया, OH ग्रुप को लगाया, अल्कोहल ग्रुप, पूरे मॉलिक्यूल को अल्कोहल कर दिया। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप पुराने मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी अपने जैसी कर देता है। हाँ या ना बोलो। इस वजह से मैंने बोला विच विल डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ इंटायर मॉलिक्यूल। क्लियर है? कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई कष्ट? पक्का? अब क्या करना है, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो इन सभी फंक्शनल ग्रुप को आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और फिर लर्न करना है। कल तक ये फंक्शनल ग्रुप आपको लर्न होना चाहिए। अगर जो लर्न नहीं किया या फिर जिसको लर्न नहीं हो रहा है उसको मैं कड़वा बात बता रहा हूं, बट यही फैक्ट है, तुम मान लेना रेस से बाहर हो। अगर तुमसे नॉर्मल सी चीजें नहीं लर्न हो पा रही हैं, तुम अभी से मान लो कि तुम कंपटीशन से बाहर हो, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, बिल्कुल बेकार हो। लेकिन अगर लर्न कर लिए, तुमको लग रहा है कि सर लर्न नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर लर्न कर लिए तो खुद को एक शाबाशी भी देना, एक चॉकलेट मेरी तरफ से खरीद के खा लेना। आओ समझते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, COOH। स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, COOH। ठीक है, क्या है कार्बो, ये सब क्या है, इधर लिख दिया मैंने फंक्शनल ग्रुप, इधर क्या लिख दिया मैंने, स्ट्रक्चर। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो यहां पे मैंने एक लाइन करके छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कोई ना कोई एटम अटैच होगा, या तो यहां पे कोई R ग्रुप अटैच होगा या तो यहां पे कोई H ग्रुप अटैच होगा। सर ये R क्या है, H क्या है? R बेसिकली हमारा अल्काइल ग्रुप हो गया। R क्या हो गया, हमारा अल्काइल ग्रुप हो गया। समझ गए बात को? हमारा हाइड्रोकार्बन कोई ना कोई, R मतलब कोई हाइड्रोकार्बन होगा या फिर हाइड्रोजन होगा। यहां पे ये दोनों ग्रुप रह सकते हैं। क्लास 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने बता दिया कि इस पोजीशन पे या तो कोई R ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये मैंने लाइन बना के छोड़ दिया था ना, ये लाइन क्या है, बॉन्ड है। ये बॉन्ड किसके बीच में होगा, या तो किसी कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा या फिर किसी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा। R मतलब बेसिकली अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप किसका होता है, कार्बन का ही तो होता है, नहीं समझे? आओ देखो अगला, ये क्या है भैया, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का क्या होता है स्ट्रक्चर, C+Cl, यानी कि एसिड क्लोराइड में कार्बोक्सिलिक एसिड में OH होता है ना, यहां से OH हटाओ, Cl लगाओ, एसिड क्लोराइड। ठीक है। और यहां पे भी कौन से ग्रुप होंगे, या तो R होगा या तो H होगा। R मतलब कोई कार्बन का ग्रुप, या तो यहां पे भी कोई R होगा या फिर कोई H होगा। क्या ये बात भी क्लियर है? क्या ये बात भी आपको क्लियर है? बोलो। आगे देखो, एसिडमाइड में सिमिलरली OH हटाओ, NH2 लगाओ, OH हटाओ, NH2 लगाओ। यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, या तो कोई R या तो कोई H, खत्म। पक्का? चलो आगे देखो, ये क्या हो गया, ईस्टर का फॉर्मूला क्या, ईस्टर का स्ट्रक्चर क्या है, C+OOR। यहां पे अगेन कोई R ग्रुप अटैच होगा, यानी कि कोई कार्बन का ग्रुप अटैच होगा या फिर हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक बात है, समझ पा रहे हैं आप लोग? इन सबको आपको लर्न करना है। एल्डिहाइड का क्या हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया C+OH। अब यहां पे R हो सकता है, H हो सकता है, यानी कि यहां पे कोई कार्बन का ग्रुप हो सकता है या फिर कोई हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, कोई समस्या? अब अगला देखो, कीटोन। अब यहां पे खेला है, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनिल, है ना। अब देखो यहां पर और यहां पर कोई ना कोई R ग्रुप ही अटैच होगा। एल्डिहाइड में क्या था, एल्डिहाइड में क्या था कि यहां पे कोई H भी हो सकता था, कोई R भी हो सकता था। एल्डिहाइड में क्या था, यहां पे कोई H हो सकता था, कोई R हो सकता था, यानी कि यहां पे कार्बन का भी कोई ग्रुप हो सकता था, या फिर कार्बन का ग्रुप नहीं है तो यहां पे हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता था। लेकिन कीटोन में ऐसा नहीं है, कीटोन में दोनों तरफ R ही होगा, यानी कि कोई ना कोई कार्बन का ही ग्रुप होगा। ठीक है, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो कीटोन है, कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो दो कार्बन के ग्रुप में बीच में होता है। इसको मैं लिखना चाहूं, जैसे देखो CH3 C+O CH3, ये क्या है, कीटोन है। सर कैसे पता चलेगा कीटोन है, सीधे देखो कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, वो दो कार्बन ग्रुप के बीच में, मिथाइल ग्रुप के बीच में। समझ गए बात को? ऐसा भी हो सकता है, C+O, इधर क्या हो गया CH3, इधर क्या हो गया C2H5,
समझ पा रहे बात को? यानी कि कीटोन में दोनों तरफ आर ही होगा, कोई ना कोई आर ही होगा। इसको मैंने आर डैश बोल दिया, इसको मैंने आर बोल दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों ग्रुप सेम हो। एग्जाम्पल में देख सकते हो, समझ में आया? नॉर्मल सा आइडिया है, बस ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे कीटोन में दोनों तरफ कोई ना कोई कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसको ऐसे याद रख लो, बाकी कीटोन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कीटोन को बहुत अधिक डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आया? ये समझ में आया? अब क्या बचा था? नाइट्राइल। नाइट्राइल को हम लोग CN से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? CN से। अगेन यहाँ पे H हो सकता है, R हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? पक्का। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन मतलब NH2, प्राइमरी अमीन मतलब NH2। अब यहाँ पे कोई R ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे कोई H हो सकता है। पक्की बात? आगे देखो, सेकेंडरी अमीन, बस यहाँ पे भी कोई R हो सकता है। सेकेंडरी अमीन मतलब एक H हटा दो, सेकेंडरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन हो गया। देखो यहाँ पे H नहीं होगा बेटा, प्राइमरी अमीन में यहाँ पे R नहीं होगा, H नहीं होगा, ठीक है। प्राइमरी अमीन में यहाँ पे कोई R ग्रुप ही अटैच होगा। R ग्रुप बोले तो अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन का कोई ग्रुप, ठीक है। सेकेंडरी अमीन में दोनों तरफ 2 R अटैच होंगे। इसको मैंने R बोल दिया, इसको मैंने R डैश बोल दिया। सर क्यों R डैश बोल दिया? अरे जरूरी नहीं है ना कि जो ग्रुप यहाँ पे अटैच हो वही ग्रुप यहाँ पे भी अटैच हो, दूसरा भी हो सकता है यहाँ पे मिथाइल अटैच हो तो यहाँ पे इथाइल अटैच हो जाए, यहाँ पे इथाइल अटैच हो, यहाँ पे ब्यूटाइल पेंटाइल कुछ अटैच हो जाए। समझ गए बात को? पक्का। आगे देखो, टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन में यहाँ R अटैच होगा कोई, यहाँ भी कोई R अटैच होगा, यहाँ भी कोई R अटैच होगा, यानी कि नाइट्रोजन से 3 R ग्रुप अटैच होंगे। देखो नाइट्रोजन की डिग्री चेक करने सिखाया था ना कि 1 डिग्री नाइट्रोजन है कि 2 डिग्री नाइट्रोजन है कि 3 डिग्री नाइट्रोजन है, सिखाया था ना सर? बिल्कुल सिखाए थे। अगर नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री नाइट्रोजन। 1 डिग्री नाइट्रोजन को हम लोग बोलते थे प्राइमरी, 2 डिग्री नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, 3 डिग्री नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? टर्सरी। यही तो है। नाइट्रोजन मतलब अमीन, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अमीन, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अमीन, 3 डिग्री मतलब टर्सरी अमीन। क्या इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। पक्का? इतनी बातें समझ में आई? इन सबको लर्न करना है, अच्छे से लिखो और फिर लर्न करना है। आगे आगे आइसोनाइट्राइल पे आते हैं। आइसोनाइट्राइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो NC होता है। नाइट्राइल का क्या था? CN था ना। आइसोनाइट्राइल का क्या है? NC है। मतलब क्या? मतलब क्या? नाइट्राइल में या तो H ग्रुप हो या तो R ग्रुप हो। किससे अटैच होगा? इस कार्बन से अटैच होगा। आइसोनाइट्राइल में क्या है? या तो H ग्रुप हो या तो H ग्रुप हो या R ग्रुप हो। किससे अटैच होगा? इस नाइट्रोजन से अटैच होगा। समझ गए बात को? R या फिर H किससे अटैच होगा? R ग्रुप हो कोई या फिर H ग्रुप हो, किससे अटैच होगा? इस नाइट्रोजन से अटैच होगा। समझ गए बात? पक्का? अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो ऐसे होता है। पक्की बात? कोई समस्या? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक आप लोग आइसोनाइट्राइल भी समझ गए। थायोल, थायोल का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? SH। यहाँ पे R और H कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा? थायोल। पक्का? हाँ, अगर फंक्शन ग्रुप थायोल है तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा। कोई डाउट यहाँ पे? कोई समस्या यहाँ पे? लग जाएगा, हाँ लग जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास ताकि इसकी बैलेंसी पूरी हो जाए। बट हमें इन दोनों चीज़ों को बस देखना है कि अगर ये 3 बॉन्ड के साथ आपस में अटैच हैं और ग्रुप का कार्बन में जो अल्काइल ग्रुप है उसका अटैचमेंट अगर इस पॉइंट से हो रहा है तो ये आइसोनाइट्राइल है। सिमिलरली आपको क्या देखना है यहाँ पे? नाइट्राइल में C ट्रिपल बॉन्ड N, और अगर जो आपके पास चेन है, ऑर्गेनिक चेन है, उसका अटैचमेंट इस पॉइंट पे हो रहा है, इसका मतलब नाइट्राइल। ये आपको देखना है। बाकी कुछ ना कुछ तो वहाँ पर अटैच हो गए। पक्का? ठीक है। अगर इस नाइट्रोजन से अटैचमेंट हो रहा है लॉन्गेस्ट चेन का तब आइसोनाइट्राइल, और अगर कार्बन से लॉन्गेस्ट चेन का अटैचमेंट हो रहा है तो नाइट्राइल। सर ये लॉन्गेस्ट चेन क्या है आगे पढ़ लेंगे, अभी बस आपको एज इट इज को लर्न करना है, बहुत अधिक नहीं समझना। आपको ये फंक्शनल ग्रुप लर्न करना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन दे देगा बोर्ड में, बोर्ड कह रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन दे देगा, अब बोल देगा डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इस पे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्शन दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, 4-5 ऑप्शन दे दिया, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको इसको बस लर्न करना है अभी। बाकी मैं नॉमेनक्लेचर कराऊंगा, सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा भाई। कम से कम हमारे पास अभी 8 से 9 दिन है, एकदम डिटेल में सबको पढ़ेंगे। इतना समझ में आया आपको? इतना आपको समझ में आया? पक्का? चलो आगे देखो। थायोल का ये हो गया। सल्फोनिक एसिड का SO3H, सल्फोनिक एसिड का SO3H,
एसिड एनहाइड्राइड का C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O ये होता है, और यहाँ पे कोई R ग्रुप, यहाँ पे कोई R ग्रुप अटैच होगा, या फिर यहाँ पे कोई H, यहाँ पे कोई H अटैच होगा। समझ गए बात? पक्का? आगे देखो, अल्कोहल को OH ग्रुप, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोक्सी। अल्कीन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अल्कीन, अल्काइन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। हेलोजन X से रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करेंगे, और ईथर को यहाँ पे कोई हमारा R, यहाँ पे हमारा कोई R ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पे R ही होगा, H नहीं होगा। ईथर में दोनों तरफ R ग्रुप अटैच होंगे, सिर्फ H क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पे एक तरफ H लगा दिए, एक तरफ R लगा दिए, अल्कोहल बन गया, नहीं कर सकते। अगर सर ऐसा कर दें, दोनों तरफ H कर दें, इधर भी H कर दें, कर दो, पानी बन गया, नहीं कर सकते। यानी कि दोनों तरफ R ग्रुप ही प्रेजेंट होगा कोई ना कोई। पक्का? समझ गए? तो इतनी बातें क्लियर हैं, इन सबको आप लोग नोट डाउन करो। 2-3 स्ट्रक्चर और बचे हैं, उनको भी बताता हूं, फिर आपका काम है इनको लर्न करना किसी कीमत पे, अभी के अभी, जल्दी करो। आगे के केस देखते हैं बेटा। अगला केस क्या है? 3 फंक्शनल ग्रुप और बचे हैं, इनको देख लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन करते हैं और फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं। जैसे थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है? SH। क्या होता है? SH। नाइट्रो, नाइट्रो का स्ट्रक्चर क्या होता है? NO2, है ना? NO2 का बिल्कुल ऐसे हो गया, एंड ये होता है इसका स्ट्रक्चर, O डबल बॉन्ड NO2 का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक बात है? ठीक बात है। आगे देखो, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो का स्ट्रक्चर क्या हो गया? NO, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अटैच होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे फिर से R, यहाँ पे कोई R। समझ गए बात को? तो आई होप कि ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे नाम, ये सारे फंक्शन ग्रुप आप लोग लर्न कर लोगे। कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ये दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आएंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को आप लोग। क्वेश्चन क्या है? सिंपल ऐसे बोलेगा, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। ये स्ट्रक्चर दे दिया, पूछा इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? सर यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप तो ये है ईथर। क्या है? ईथर। दूसरा, ये यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और दोनों क्या हैं? दोनों ईथर हैं। समझ गए बात? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक वैरायटी और कर सकता है, पूछ सकता है कि हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं? तो आपको दिख रहा है 1, 2। ईथर ही है लेकिन 2 है ना, नंबर में कितने हैं? 2 हैं। इस पे आओ, इसमें भी वही बोला है, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। ये क्या है? ये क्या हो गया? कीटोन। क्या हो गया? ये कीटोन हो गया। समझ में आ रहा है बात को? एक तो हो गया इसमें कीटोन, ये भी क्या है? ये भी कीटोन है हमारा। क्यों? अरे भाई कीटोन मतलब क्या होता था? कीटोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता था ना, इधर भी कोई R होता था, इधर भी कोई R होता था। R बेसिकली क्या है? कार्बन का कोई ग्रुप, कोई कार्बन। बेसिकली R क्या है? कोई कार्बन कंपाउंड, है ना? तो ये देखो, यहाँ पे क्या कार्बन नहीं है क्या? सर बिल्कुल है। और कार्बन से अटैच यहाँ पे भी कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे भी कोई कार्बन नहीं है, तो कीटोन है कि नहीं? सर बिल्कुल है। यानी कि 2 तो कीटोन हो गए। और ये क्या है बेटा? ये हमारा ईस्टर है। ईस्टर का क्या होता था? R C डबल बॉन्ड O R, सॉरी O R, यही होता था ना? यही होता था ना? सर बिल्कुल। तो ये क्या ग्रुप हो गया? ये हो गया ईस्टर। यानी कि इसके पास 2 ग्रुप हैं, एक तो है कीटोन और दूसरा क्या है? ईस्टर। यानी कि A और B करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए बात को? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आपका काम क्या है कि आपको पूरी तरह से फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से लर्न करके रखना है। तो आज मैं अधिक बर्डन आपको अब नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके पास अच्छे खासे काम हो गए करने के लिए। तो आज आप बस इसको लर्न करो, इसको कंप्लीट करो। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज वगैरह और नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? यानी कल से हम लोग एकदम नाम लिखना ही सीखना शुरू करेंगे सीधे, कि नाम अब कैसे लिखना है। ठीक है? तो होप करता हूं कि आज की क्लास को आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई किया होगा, मजा आया होगा आज की क्लास में, पूरे एनर्जी से पढ़ाई किया होगा। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूं। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखो, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।